दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर रिदम भल्ला, एक ऐसा नाम जिन्होंने लंबे समय से अपनी सेवाएं गायनी में ऑब्स्टेट्रिशियन के तौर के ऊपर, और सबसे बड़ी बात है इनकी स्पेशलिटी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर रिदम भल्ला, एक ऐसा नाम जिन्होंने लंबे समय से अपनी सेवाएं गायनी में ऑब्स्टेट्रिशियन के तौर के ऊपर, और सबसे बड़ी बात है इनकी स्पेशलिटी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। पीजीआई में सेवा की है और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सेवा करने के बाद अभी ये क्लाउड9 में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। डॉक्टर रिदम जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर, थैंक यू। रिदम जी, क्या कहना चाहेंगे कि गायनी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आज से 20-25 साल पहले की हम बात करें तो लोग काम करते करते ही बच्चों को जन्म दे देते थे, और एक आज ऐसा समय है जब ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ बन गई है कि प्रेगनेंसी होना। पहले तो प्रेगनेंसी होती नहीं है, अगर होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज सिचुएशन 9 मंथ्स, और उसके बाद भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। क्या कहना चाहेंगे? सर, आपने ठीक बोला। बिकॉज पहले क्या होता था, प्रेगनेंसीज ऐसे ही होती थी एंड उस टाइम पे इतने सारे रिस्क फैक्टर्स नहीं होते थे। लोगों को अगर रिस्क होते भी थे, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, कई बार लिवर की प्रॉब्लम्स, ये सारी दिक्कतें पकड़ी ही नहीं जाती थी, जिसकी वजह से मदर्स की मोर्टेलिटी, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी जिसको हम बोलते हैं, और बच्चे की भी डेथ पेट में ही हो जाती थी। ये सारी चीज़ें पिकअप ही नहीं होती थी। अब क्या है, क्योंकि साइंस ने तरक्की करी है, हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, ब्लड टेस्ट हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, जैसे हम लोग ट्रेंड हैं पीजीआई से, तो वहाँ पे हमें हर एक फैक्टर पिकअप करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसकी वजह से आजकल सारी प्रेगनेंसीज जैसे जैसे होती हैं, पहले तो उनको कई बार ट्रीटमेंट चाहिए होता है प्रेगनेंसी करने के लिए, और उन जैसे IVF जैसे ट्रीटमेंट्स, और जिनमें हम बोलते हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के बाद वाली जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो और ज़्यादा रिस्क वाली होती हैं। तो हम पेशेंट्स को यही बताते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी या तो हो नहीं रही है, और अगर हुई है किसी ट्रीटमेंट से हुई है या नेचुरली भी हुई है, ये सारे बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर की प्रॉब्लम्स, ये सारी दिक्कतें आपकी प्रेगनेंसीज में आ सकती हैं। तो आपको एक अच्छे अस्पताल, अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, ताकि आपको ठीक ठाक बेबी एक हाथ में लगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास, ट्रेंड डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है जिसमें यंग ब्लडेड जो लड़कियां हैं, 12-13-14 साल की बच्ची हैं, उनको PCOD जैसी जो नामराद एक प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, और उसके लिए आप एक ऐसे डॉक्टर माने जाते हैं जो लाइफस्टाइल के साथ, मेडिसिन्स के और डाइट के साथ आप उन बच्चों को एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। बिल्कुल। सो ये हमने देखा भी है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल की प्रैक्टिस में हम बहुत देख रहे हैं कि PCOD वाले पेशेंट्स हर उम्र में हमारे पास आ रहे हैं। तो एक यंग गर्ल्स आती हैं जो कि टीनेजर्स होते हैं, दे कम टू अस ये सारी दिक्कतों को लेके कि जैसे पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, या फेस पे एक्ने हो रहा है, बॉडी पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। उस टाइम पे इलाज थोड़ा डिफरेंट होता है, बिकॉज उम्र के हिसाब से हमें इलाज देना होता है। उस टाइम पे हमें पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए कुछ पिल्स देनी पड़ती हैं, कुछ उनको हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस PCOD का, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में हमने देखा गया है कि मक्खन, शक्कर, पराठे, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाट पापड़ी, गोलगप्पे, दीज आर द थिंग्स जो हम रोज़ खा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में फ़ैट की जो मात्रा है बढ़ा देते हैं, और ये फ़ैट ही है जो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। इसीलिए हम यंग बच्चों को ये एजुकेट करते हैं कि अपनी डाइट को ठीक रखो, किसी कार्डियो या मतलब ऐसी एक्सरसाइज में आपको लगना पड़ेगा जिसमें पसीना बहा के आपका फैट लूज होता है, ताकि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट हो। और हम आपकी मदद दवाइयाँ दे के करते हैं कि पीरियड्स रेगुलर हों या एक्ने की दिक्कत है तो उसके हिसाब से हम स्किन वाले स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, लेज़र कर सकते हैं हम हेयर ग्रोथ, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ को लेके। ऐसे ही हमारे पास यंग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले पेशेंट्स आते हैं जो कि 25 से 3 साल के बीच में, जिनको होता है कि प्रेगनेंसी होने में हमें दिक्कत हो रही है।
तो उस टाइम पे इलाज थोड़ा डिफरेंट होता है। फिर हमें उनको प्रेगनेंसी वाली ऐसी मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं, क्योंकि पीसीओडी का एक इशू है कि उसमें एग प्रॉपर टाइम पे नहीं बनता, जिसकी वजह से हमें अंडा बनाने के लिए दवाई देनी पड़ती है। तो उस टाइप के पेशेंट्स को हम उस हिसाब से वहाँ पे इलाज करते हैं उस एज ग्रुप में। फिर हमारे एज ग्रुप वाले आते हैं जिनको पीरियड्स इरेगुलरिटीज़ बाद तक चलती हैं, जैसे 40-50 साल तक भी कईयों को इरेगुलरिटीज़ चलती हैं। तो उनको हम शुरू से ही बोलते हैं कि आपने मतलब जो आप हो 40 साल पे, आप अपने बच्चों को भी यही समझाओ कि आपने वज़न उसी समय से ठीक रखना है, ताकि आपको 40-50 पे जाके भी आपको पीरियड्स की और इन पीसीओडी की और ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस अगर पीसीओडी के साथ ही ये लिंक्ड है और उसके भी काफ़ी प्रॉब्लम पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं और उनको आप बहुत ईज जोन में लेकर जाते हैं और उनको भी आप एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। हाँ जी, तो बेसिकली क्या होता है कि एंडोमेट्रियोसिस एक थोड़ी सी डिफरेंट बीमारी है, जिसका मतलब ये होता है कि जो कि अराउंड आप मान के चलिए 10 से 15% लेडीज़ में होती है, और जिनको बच्चा नहीं हो रहा होता उसमें हमने देखा है कि 50% लेडीज़ को एंडोमेट्रियोसिस पाया गया है। चाहे वो हम अल्ट्रासाउंड पे देखें, चाहे हमें वैसे एग्जामिनेशन पे या कुछ पता चले, तो हमने ये देखा है कि एंडोमेट्रियोसिस इज़ बेसिकली अ डिजीज़ जिसमें आपके यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो आपके पेट के और अंगों पे जाके चिपक जाती है, जिसकी वजह से आपके ओवरीज में जैसे सिस्ट बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट, जो कि लेमैन लैंग्वेज में हम उसको चॉकलेट सिस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर का जो मटेरियल जो हम ऑपरेशन के टाइम पे हमें दिखता है, जो निकलता हुआ है, वो एकदम मेल्टेड चॉकलेट जैसा होता है। सो पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि आपको ये चॉकलेट सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है। इसका इलाज भी पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से होता है। अब कोई अगर यंग बच्चा आया है हमारे पास जो कि 15 या 20 साल या 25 साल तक है, जिसकी शादी नहीं हुई है अभी तक, हमारी कोशिश ये रहती है कि उसको दवाइयों से ही कुछ हद तक मैनेज किया जाए और उसका ऑपरेशन ना किया जाए। यही अगर उम्र के साथ जैसे 30-35 साल की लेडी है जो हमारे पास आती हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा, तो कई बार बहुत ही होता है कि अगर ओवरीज में जो सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस जिसको हम बोलते हैं, वो अगर 4 सेंटीमीटर से कम है तो हम तब भी ऑपरेशन नहीं करना प्रेफर करते हैं और कहते हैं कि चलो दवाइयों से ही इसका इलाज किया जाए। ऐसे हर स्टेज पे हर मरीज़ को देख के, मरीज़ की सिम्टम को देख के, कई बार क्या होता है, पेन इसका बहुत कॉमन सिम्टम होता है, तो हमें कई बार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देनी पड़ती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द सिम्टम, अगर इनफर्टिलिटी है, पेशेंट कंसीव नहीं कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली हमें इसको मैनेज करना पड़ता है। जैसा यहाँ तक कंसीव करने की बात है, यहाँ तक आपका ताल्लुक़ है, जैसे आप पहले पीजीआई से ट्रेंड हैं और आपकी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा दम है, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे पेशेंट जब इनफर्टिलिटी वाले कपल्स आपके पास आते हैं, आप उनको काउंसल करते हैं, कई बार तो उनको दिनों का ही पता नहीं होता, कई बार सिंपल रीजंस होती हैं, लेकिन प्रेशर सिचुएशन, जिस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बना होता है, वो आप रिलीज़ करते हैं जब आप उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे जो केस हैं वो इस तरह से भी सॉल्व हो जाते हैं और आप कोई भी प्रोसीजर है उसको आप लास्ट रिजोर्ट मानते हैं? बिल्कुल, ये आपने एकदम ठीक बोला। मोस्टली जो आजकल हमारे पास हमने देखा है पेशेंट्स आते हैं, अब इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा ना होने के कई कारण होते हैं। कुछ कारण ये होते हैं कि जो कि मेल्स में मतलब हस्बैंड्स में हमने देखा है कि उनका सीमेन काउंट थोड़ा कम होता है या उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आती। दूसरा हमारा कारण होता है कि कई बार जो वाइफ होती हैं उनके या तो ट्यूबों में प्रॉब्लम है या उनके ओवरीज में सिस्ट है, जैसे हमने बोला एंडोमेट्रियोसिस, बच्चादानी में रसौली होना जैसे फाइब्रॉइड्स, या कई बार दोनों ही पार्टनर्स में कोई रीज़न नहीं होता जिसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मतलब जिसमें हम देखते हैं कि सारे टेस्ट, हॉर्मोन्स के टेस्ट, ट्यूब के टेस्ट, हस्बैंड का टेस्ट, सब कुछ नॉर्मल है होने के बावजूद भी आजकल इनफर्टिलिटी हो रही है, जिसका कारण है थोड़ा सा हमारा जो लाइफस्टाइल हमारा जो चेंज हुआ है, जो हम आर्टिफिशियल प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे हैं, जो हमारे रेडिएशंस वगैरह सब कुछ बढ़ गई हैं, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारी इनफर्टिलिटी को भी बढ़ा रही हैं। अब इसमें हमें हर कंपोनेंट को काउंसल करना पड़ता है। पेशेंट जो कपल 10 साल से मैरिड है और उनकी शादी नहीं हो रही, तो उनको एक मेंटल स्ट्रेस भी बहुत होता है, तो उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी बहुत करनी पड़ती है। कईयों को ये दिक्कत होती है कि घर में सोसाइटी प्रेशर पड़ रहा है, घर में से ये प्रेशर पड़ रहा है कि बच्चा नहीं हो रहा, तो ऑल दैट हैज़ टू बी काउंसल्ड। इन एडिशन जो कॉज है, अगर हस्बैंड का कॉज है तो उसको अकॉर्डिंगली हम
यूरोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके ट्रीट करते हैं, और फीमेल का कॉज है तो उसको अगर हद से हद किसी कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो करके उनको फिर अकॉर्डिंगली मेडिकेशंस ऐसी दे के ताकि अंडा टाइम पे बने, और फिर उनके हम टाइम्ड रिलेशंस करवा मतलब रखवा के और फिर उनको कंसीव करने की सहायता करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਨਿਲ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਡਿਊ ਟੂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ, ਲੈਪਟਾਪ ਯੂਜੇਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਵੇਟ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਨਿਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਊਂਟ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਿਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਲ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਇਨ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ IVF ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਐਗਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਰਮਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰਮਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨੀਡਲ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰਮਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ डोनर स्पर्म्स दी, कि डोनर स्पर्म्स आप लाओ और हम लोग आपका डोनर स्पर्म्स लेके और थोड़ी प्रेगनेंसी करवा सकते हैं, जिहदे लई कुछ मेल मैंबर्स रेडी हुंदे ने, कई बार कई हसबैंड्स दे डू नॉट एग्री विद दैट, फिर उन्हां दी काउंसलिंग कीती जांदी है। ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਪਰਮਸ ਨਿਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਗੈਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਐਂਡਰੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਐਡਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਕਤ ਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਤਾਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗੈਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਡਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਹੱਥ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੀਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਚੰਗਾ ਗਾਇਨਕੋਲੋਜਿਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਊਬਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ TB ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਕੌਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਲ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਏਜ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर द ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਸ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਫਿਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ, ਬੀਪੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਸੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੰਟਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ Cloud9 ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ IVF ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਟਵਿਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ BP ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨਰਸਰੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਵੀ ਹੈਵ ਸੇਵਡ बेबीज़ ऑफ वेट 680 ग्राम्स एंड दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज हमारा यहाँ पे कोलैबोरेटिव साडा जिहड़ा एफर्ट है बिटवीन द पीडियाट्रिक टीम एंड द गायनी टीम इज़ वेरी स्ट्रोंग, तो ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਦੱਸਾ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਡਾਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ।